नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुंदन लाल। अभिनव करियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। साहित्यकारों की अगली क्लास अपनी शुरू करते हैं। मैं आज अपने 5th नंबर पार्ट हो जाएगा इसका साहित्यकारों से संबंधित। और पहले जो अपने राइटर हैं, आज अपने कन्हैया लाल सेठिया के बारे में अपने चर्चा करेंगे। कन्हैया लाल सेठिया के बारे में दोस्तों, इस क्लास को ध्यान से देखनी है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और मैं कहता हूँ भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दो, क्लास को आप देखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो ध्यानपूर्वक, फिर आपको ये मैटर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर है वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल पीडीएफ नोट्स के थ्रू। तो देखते हैं दोस्तों आज अपने कन्हैया लाल सेठिया जी के बारे में। कन्हैया लाल सेठिया जी, चूरू से संबंध था इनका। चूरू के रहने वाले, सुजानगढ़ चूरू के। और इनका जन्म जो हुआ 1919 के अंदर जन्म हुआ है कन्हैया लाल सेठिया का। कन्हैया लाल सेठिया का मित्रों, ठीक है। और इनको राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं भी? भीष्म पितामह। देखो भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह महाभारत के एक चरित्र था, जिन्होंने क्या किया था, हस्तिनापुर को सुरक्षित करने के लिए, हस्तिनापुर को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आजीवन अविवाहित, यानी बिल्कुल ही अविवाहित रहे थे, और उन्होंने त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत किया, ठीक है। तो कन्हैया लाल सेठिया को अपने राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहते हैं। यानी कि जैसे भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का क्या कर दिया, संपूर्ण जीवन को त्याग कर दिया, वैसे कि वैसे इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राजस्थानी भाषा के लिए अपना लेखनी में लगाया। इन्होंने किसमें लगाया है? संपूर्ण संपूर्ण जीवन किस में लगाया है? राजस्थानी भाषा की लेखनी से संबंधित इन्होंने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इसलिए इनको राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं मित्रों? भीष्म पितामह कहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति कही है राजस्थानी भाषा के लिए, क्या कि खाली धड़री कद हुए तेरे बिना पिछाण, राजस्थानी रह बिना क्या रो राजस्थान। दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी पंक्ति इन्होंने कही है कन्हैया लाल सेठिया ने। तो ऐसे ही नहीं इनको भीष्म पितामह कहा गया, तो इनमें कुछ बात थी इसलिए भीष्म पितामह कहा। क्यों? क्योंकि इनके लिए राजस्थानी भाषा के लिए त्याग और समर्पण था, समर्पण था, जो कि इनके अब अपने डिटेल पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं लिखी हैं। बहुत सी रचनाएं लिखी इन्होंने, अब देखते हैं एक एक करके उनको। तो सबसे पहले जो इनकी जो प्रसिद्ध जो रही है रचना, लील टांस। क्या? लील टांस। लील टांस इनकी रचना रही है। इसके लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है मित्रों? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैसे? कन्हैया लाल सेठिया, और पहला पुरस्कार इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1976 के अंदर। कब मिला? 1976 के अंदर। देखो 12 साल बाद इनको निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ के लिए क्या मिला? हिंदी भाषा की कृति है ये। निर्ग्रंथ के लिए मिला इनको मूर्ति देवी पुरस्कार। क्या मिला? मूर्ति देवी पुरस्कार मिला कन्हैया लाल सेठिया को मित्रों। किसको मिला? कन्हैया लाल सेठिया को। देखो पहला 1976 के अंदर, फिर 12 साल बाद 1988 के अंदर। पहले केंद्रीय, कैसे कन्हैया, फिर कैसे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार लील टांस के लिए। किसके लिए? लील टांस के लिए, ठीक है मित्रों, ये याद रखना। 1988 के अंदर निर्ग्रंथ के लिए इनको क्या मिला? मूर्ति देवी पुरस्कार। एक इनकी रचना सबद, सबद, एक इनकी रचना क्या है? सबद। इनकी सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला है इसके लिए। इनको क्या मिला भी? सूर्यमल मिशन पुरस्कार। ये सूर्यमल मिशन पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। देखो 2004 में पद्मश्री और पद्म भूषण, ये याद रखना। पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण इनको 2004 में मिला मित्रों। क्या मिला? 2004 में। 2008 में इनका क्या हुआ? स्वर्गवास हुआ। और देखो मरणोपरांत
इनके जीवन के अंत के बाद इनको क्या मिला, राजस्थान रत्न पुरस्कार, क्योंकि ये 2008 के अंदर स्वर्गवास हो गया। और राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है वो प्रारंभ हुए थे 2012 के अंदर, इसलिए इनको प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। क्या मिला भी? प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। एक इन्होंने सत्यवादी सत्यवादी रचना लिखी है, सत्यवादी। सत्यवादी सत्यवादी रचना मिली है, इसके लिए इनको टांटिया पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मित्रों? टांटिया। ठीक है, टांटिया पुरस्कार। सत्यवादी इनके लिए इनको क्या मिल चुका है? टाटिया पुरस्कार मिल चुका है। और मित्रों ये भी ध्यान में रखना है, इन पर राजद्रोह का भी केस हो चुका है, राजद्रोह का केस भी हो चुका है कन्हैयालाल सेठिया पर। कौन सी रचना के लिए? अग्नि वीणा के लिए। ठीक है। एक इन्होंने बचपन में रचना लिखी थी, रमणियारे सोरठा। रमणियारा सोरठा, ये बाल्यावस्था में लिखा था। कब लिखा था इन्होंने? बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में रमणियारा सोरठा, रमणियारा सोरठा। ठीक है, बाल्यावस्था में लिख दिया। पाथल और पीथल, पाथल और पीथल, ये राष्ट्र प्रसिद्ध रचना है इनकी, राष्ट्र प्रसिद्ध रचना है इनकी, पाथल और पीथल। इसमें पाथल किसको क्या गया, किसको कहा गया, और पीथल किसको कहा? पीथल तो है जी अपने पृथ्वीराज राठौड़, और पाथल है जी प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, पीथल पीथल अपने ये हैं पृथ्वीराज राठौड़, पाथल अपने महाराणा प्रताप है। ये याद रखना है, ये याद रखना है थोड़ा सा। एक इनकी रचना है निरपत आंगणियों, निरपत आंगणियों, ये इनकी रचना है निरपत आंगणियों, ये याद रखना है, निरपत आंगणियों। ठीक है। एक केसरिया बाना पेरिया रोहिड़ा, केसरिया बाना पेरिया रोहिड़ा। देखो रोहिड़ा के वृक्ष होते हैं ना, जैसे केसरिया धारण करते हैं, केसरिया धारण करते हैं जब युद्ध भूमि में अंतिम समय आ जाता है, जब विजय की आशा नहीं दिखती है, तो अपने राजपूत शासक क्या करते थे, योद्धा क्या करते थे, केसरिया रंग की पगड़ी धारण कर लेते थे कि अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, पर अब युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना, तो केसरिया धारण करते थे। वैसे ही फूल अपने रोइडा के आपने देखे हो, बिल्कुल केसरिया रंग के होते हैं। रोइडा के फूल कैसे होते हैं? केसरिया रंग के। तब मार्च अप्रैल के पास रोइडा के फूल खिलते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि रोइडा ने क्या कर रखा है, केसरिया बाना पैर रखा है। और तुलना कर दी किससे? देखो केसरिया बाना से। रोइडा के जब पुष्प खिलते हैं चैत्र के अंदर, मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख में, तब ये रोहिड़ा बिल्कुल ऐसा ही लगता है, केसरिया बाना पैरा रोहिड़ा। अब देखो जोहर रासाखी खेजड़ी, ये देखो कैसे जोहर रासाखी खेजड़ी, खेजड़ी की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था जोहर में। ठीक है ना, जो अग्नि जलाई जाती थी ना, तो देखो राजस्थान के अंदर जो होगा वही जलाया जाएगा। तो जौहर में जब अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, तो उसके लिए बहुत सारी लकड़ी का प्रयोग होता था, उसमें खेजड़ी का बहुत मात्रा में प्रयोग होता था। ठीक है, तो देखो जौहर रा साखी, साखी मतलब कौन होता है? साक्षी, गवाही देने वाला। यानी खेजड़ी उसमें जली थी, तो खेजड़ी के सामने जलते थे ना, जौहर होता था तो खेजड़ी के सामने होता था। जौहर का साखी खेजड़ी, ये याद रह जाएंगे। देखो दोनों दोनों याद हो जाएंगे। ये रोइडा राज्य पुष्प है और खेजड़ी राज्य वृक्ष है, ये ध्यान रखना है ना। तो दोनों के दोनों ही क्या है भी, एक तो केसरिया बाना, देखो जौहर और केसरिया दोनों का क्या होता है भी, मेल होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो केसरिया बाना पहले रोहिड़ा और जौहर रासाखी खेजड़ी, ये ध्यान में रखना है। धरती दोरारी, धरती दोरारी ये गीत है, धरती दोरारी गीत है, ये राजस्थान का भव्य प्रदर्शन किया था। इस गीत के माध्यम से भव्य प्रदर्शन हुआ, राजस्थान का प्रदर्शन हुआ धरती दोरारी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है
धरती धोरारी। ठीक है, ये याद रखना है। आगे की रचनाएं देखते हैं अपने। अग्निवीणा। अग्निवीणा के लिए मित्रों इनको क्या मिल चुका है? देशद्रोह का केस इन पर हो चुका है अग्निवीणा के लिए। ठीक है, इन पर क्या हो चुका है? देशद्रोह का केस। ठीक है। किन घड़ियों में बेसुध होए। ये एक अकेली रचना है, मारवाड़ के सपूत। यानी मारवाड़ के सपूतों को जगाने के लिए ये एक कटाक्ष किया गया है। किन घड़ियों में बेसुध होए मारवाड़ के सपूत। तो ये मारवाड़ के युवाओं को जगाने के लिए, गुलामी से लड़ने के लिए ये कटाक्ष किया है। ठीक है, किन घड़ियों में बेसुध होए मारवाड़ के सपूत। एक जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी सामंतवादी व्यवस्था पर क्या किया गया? इन्होंने कुठाराघात किया है। इस पे ध्यान में रखना है भी। जमीन रो धनी कुण, ये रचना किसकी पूछी जाती है और इसमें बताया क्या गया है? जमीन रो धनी कुण में सामंतवादी। ठीक है, सामंतवादी जो व्यवस्था है उस पर जो कमियां हैं उसमें बताई गई है इसमें। जमीन रो धनी कुण कुठाराघात की है, ये चीज ध्यान में रखनी होगी। मींजर। जमीन धनी कुण मींजर किसकी रचना है जी? कन्हैयालाल सेठिया की। तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। तुम्हें सौगंध क्या है? सिरोही के वीरों की। मेरा युग कुमकुम। कई बार सही शब्द तो यही है कुमकुम, और कई बार ऐसे लिखा आ जाता है कुमकुम। वो भी कंफ्यूज नहीं होना। वो भी कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थानी में कुमकुम यहाँ लिखी जाए, और कुमकुम हिंदी को शब्द है। ठीक है, कुमकुम यहाँ कुमकुम पत्रिका हुआ ना जी, कुमकुम। ये चीज ध्यान में रखनी, कुमकुम को कुमकुम। एक धर मंजला धर, धर कूचा धर मंजला। धर मंजला धर कूचा, ये रचना किसकी है जी? कन्हैया लाल सेठिया की। धर कूचा धर मंजला, ये गीत है। ये भी क्या भी गीत है। धर, ये रचनाएं हैं, इस तरीके से याद रखनी है। एक ऐसा ही शब्द एक और है, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। एक इसका मिलता जुलता शब्द है, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। ये लक्ष्मी कुमारी टूंडावत की है। ये लक्ष्मी कुमारी टूंडावत की रचना है। लक्ष्मी कुमारी टूंडावत की रचना है मित्रों। इसके मिलता जुलता शब्द है, इसलिए मैंने लिखा है धर धर ऊंचा धर मंजिला और गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है। यानी गिर ऊंचा, गिर यानी पहाड़ ऊंचे ऊंचे, उनके ऊपर ऊपर गढ़ ऊंचाई पर बने हुए, उस पर लिखी रचना है ये। ठीक है मित्रों, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा ये लक्ष्मी कुमारी की है। धर कूचा धर मंजिला, ये किसकी है? ये कन्हैयालाल सेठिया की है। तो कन्हैयालाल सेठिया की सारी रचनाएं होगी। देखो, लील टांस बहुत इंपॉर्टेंट। लील टांस किसकी रचना? कन्हैयालाल सेठिया की। लील टांस किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ किसकी रचना है जी? कन्हैयालाल सेठिया की। लील टांस 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्ग्रंथ के लिए, निर्ग्रंथ के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मित्रों। ठीक है, और सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार। सत्यवादी के लिए क्या? टाटिया पुरस्कार। ये रचनाओं के लिए इनको मिल चुका। और अग्निवीणा के लिए इनको क्या लग चुका है? राजद्रोह का केस लग चुका मित्रों। याद रखनी है, ये सारी सारी रचनाएं थी कन्हैयालाल सेठिया की। किन घड़ियों में बेसुध होए मारवाड़ के सपूत, ये युवाओं को जागृत करने के लिए ये लिखी रचना है। ठीक है, और जमीन रो धनी कुण, ये सामंतवादी व्यवस्था पर कुठाराघात किया इसमें। तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, जागृति के लिए। मीजर और मेरा युग, मेरा युग किसकी रचना है जी? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है मित्रों। तो कन्हैयालाल सेठिया जी इतने इंपॉर्टेंट थे, ये हमने किया कन्हैयालाल सेठिया के बारे में याद रखना है। अब अपने कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। तो कोमल कोठारी का गांव
कपासन गांव है जी। 1929 में इनका जन्म हुआ। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ देखिए, एक 1952 के अंदर ज्ञानोदय जो कि जोधपुर से होती थी पत्रिका प्रकाशित, एक उदयपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी ज्वाला। क्या? ज्वाला। ज्वाला और ज्ञानोदय दोनों के क्या थे? ये कोमल कोठारी संपादक रह चुके हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। एक 1957 में कोमल कोठारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। यहीं पर वाद्य यंत्र संग्रहालय है। यहीं पर क्या है? राजस्थान वाद्य यंत्र संग्रहालय है। यहीं पर क्या है? राजस्थान वाद्य यंत्र। देखो कैसे याद रखना है, संगीत नाटक, संगीत होगा वहां पर ढोलक डपली सब कुछ होंगे, सारे वाद्य यंत्र होंगे, इसलिए यहाँ पर राजस्थान वाद्य यंत्र संग्रहालय भी है। ये भी ध्यान में, ठीक है, इसी के अंदर, इसी भवन के अंदर है। और ये मेरे को बताते हुए खुशी होती है भी, मैं इसके अंदर गया हुआ हूँ और मेरा देखा हुआ है ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। मित्रों, कोमल कोठारी, ये ध्यान में रखना है। ये 1929 कपासन चित्तौड़गढ़ का जन्म हुआ। और 1952 में देखो, एक ज्ञानोदय और एक ज्वाला उदयपुर से निकलती थी, ज्वाला, और जो कि जोधपुर से निकलती थी ज्ञानोदय। तो यहाँ इन दो पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? संपादन भी किया। उसके बाद 1957 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की जोधपुर में। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। और 1960 के अंदर रूपायण संस्थान के निदेशक रहे हैं ये। मित्रों क्या रहे ये? रूपायण संस्थान के निदेशक। अपने ये भी कह सकते हैं भी रूपायण संस्थान के संस्थापक भी हैं ये। क्या है भी? ये संस्थापक भी हैं, कोमल कोठारी। और इनके साथ थे विजयदान जी देथा, दो जने थे ये, याद रखना। 83 में पद्मश्री और 83 में पद्म भूषण। देखो, कन्हैयालाल सेठिया को मिला था पद्मश्री प्लस पद्म विभूषण, पद्मश्री प्लस पद्म विभूषण, लेकिन कोमल कोठारी को पद्मश्री प्लस पद्म भूषण है, ये याद रखना है। वहां पद्म विभूषण था, इनको पद्म भूषण है। कंफ्यूज नहीं होना, इतना सा ध्यान रखना है। एक साल बाद पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण मिल गया 84 के अंदर। और 2004 के अंदर इनका मित्रों क्या हो चुका? निधन। और कन्हैयालाल सेठिया का 2008 में हुआ था। ठीक है, 2012 के अंदर देखो, आप जानते हो राजस्थान रत्न पुरस्कार शुरू हुए थे, और प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त इन्होंने किया था। तो प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार करने वाले व्यक्ति अपने सामने आ गए दो, कन्हैयालाल जी सेठिया, कोमल कोठारी, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। मित्रों, ये पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं डॉक्टर नारायण सिंह भाटी। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी। देखो, नारायण कौन होता है जी? भगवान। क्या? भगवान को मानूंगा, भगवान को कौन? मैं मान लूंगा। तो इनका गांव क्या है? मालूंगा गांव जोधपुर, मालूंगा गांव जोधपुर। नारायण कौन होते हैं जी? भगवान। भगवान को मैं क्या? मान लूंगा। क्या? मान लूंगा। ठीक है, तो मालूंगा गांव क्या है भी? इनका जन्म स्थान है नारायण सिंह भाटी का। ये परंपरा पत्रिका के क्या संपादक रह चुके हैं, इन्होंने संपादन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थानी शोध संस्थान जो कि चौपासनी में है, राजस्थान शोध संस्थान जो कि चौपासनी जोधपुर के अंदर है। ये चौपासनी जोधपुर के अंदर है, राजस्थानी शोध संस्थान। 1955 में इसकी क्या की? स्थापना की। और 1994 में इनका क्या हुआ मित्रों? देहांत हो गया। 1994 में क्या हो गया? इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं बड़ी शानदार है और याद भी हो जाएंगी, देखते हैं।
पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी, 1930 में इनका जन्म, 1994 में इनका स्वर्गवास। नारायण भगवान है, भगवान को मैं मान लूंगा तो मालूंगा गांव में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। 1955 में राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में क्या स्थापना की। ठीक है मित्रों, अब इनकी रचनाएं। नारायण कौन है मित्रों, भगवान है ना, तो ये ध्यान में रखना है भाई। सांझ, सांझ मतलब शाम, ओलियो मतलब याद, याद किसको करना है शाम को, नारायण भगवान को। किसको याद करना है जी, ओलियो सांझ, याद किसको करना है, ओलियो मतलब याद, सांझ मतलब शाम, शाम को याद किसको करना है, नारायण को। नारायण सिंह भाटी की रचना। ठीक है, जोधपुर से थे, और जोधपुर के कौन थे, दुर्गादास राठौड़ थे, वीर दुर्गादास राठौड़ थे। अजीत सिंह शासक के क्या थे, स्वामी भक्त थे, वीर दुर्गादास राठौड़। इनके लिए भी ये पंक्ति कही जाती है, माइड एड़ा पूत जन, इनके लिए भी ये पंक्ति कही जाती है। महाराणा प्रताप के लिए भी यह पंक्ति कही जाती है। मेजर रतन जांगिड़ की रचना क्या थी, माइड एड़ा पूत जन। ठीक है, एक देखो इनकी रचना जीवन धन, एक इनकी रचना क्या है, जीवन धन। अब नारायण खुद, भगवान खुद बता रहे कि मिनख ने समझावो दोरो है। अब हम तो आपको रोजाना कहते हैं हमारी क्लास लगाओ, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मिनख ने समझावो दोरो है, ये तो हम सहमत है नारायण सिंह भाटी से। क्या भाई, कि मिनख ने समझावो दोरो है। हम आपको डेली कहते हैं क्लास लगाओ रे, क्लास लगाओ, आप क्लास लगाओ, आपका फायदा है, आपका फायदा है। ये तो हम आपको डेली समझाते हैं, पर आपके समझ में नहीं आता मित्रों, ये चीज ध्यान में रखें। एक परमवीर, ये मित्रों आपको सिर्फ याद कराने का तरीका है, और इसको ध्यान से देखना है। परमवीर, नारायण से बड़ा वीर कौन है, इनसे बड़ा कोई वीर नहीं है। परमवीर यानी उनसे बड़ा कोई वीर नहीं, परमवीर नारायण है। ठीक है, एक और रचना, बरसारा डिगोड़ा, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया, डूंगर लांगिया। डूंगर का मतलब होता है जी पहाड़, डूंगर का मतलब क्या होता है, पहाड़। ठीक है, बरसारा डिगुड़ा मतलब वर्षों से जिन्होंने, यानी एक एग्जांपल दें भी, कहते हैं भी जो व्यक्ति लगातार सालों से गिर रहा है, गिर रहा है मतलब असफल हो रहा है, और उन्होंने भी क्या लांग दिया, डूंगर यानी पहाड़ों को पार किया। कहने का मतलब ये एक प्रेरणादायी रचना है। कैसी रचना है मित्रों, हमारे लिए विद्यार्थियों के लिए यह कैसी रचना है, प्रेरणादायी रचना है, ये प्रेरणास्पद रचना है मित्रों, ये याद रखें। कोई बात नहीं, मिणक ने समझाओ दोरो, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नारायण सिंह कहते हैं बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। जो व्यक्ति बार बार असफल हुआ है, बार बार असफल हुआ है, वह भी क्या कर सकता है भाई, एक शिखर पर पहुंच सकते हैं, अपनी कामयाबियों की, उपलब्धियों की शिखर पर पहुंच सकते हैं। जैसे चींटी है, बार बार गिर जाती है, बार बार गिर जाती है, वो कभी न कभी पर्वत को क्या कर लेती है मित्रों, पार कर लेती है। वैसे ही बरसोरा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। तो देखो नारायण जी की सारी रचनाएं याद हो गई। ओलियो सांझ यानी शाम ने किन याद करना है, नारायण भगवान ने याद हो गयो जी। नारायण कठुआ जी जोधपुर, तो दुर्गादास जी भी कठुआ जोधपुर याद हो गयो। जीवन धन, जीवन धन, जीवन ही धन है, मिणक ने समझावा दोरो है, ये तो हम भी सहमत हैं भी, मिणक ने समझाओ दोरो है। नारायण से बड़ा कोई वीर नहीं, तो परम वीर है नारायण। परसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। ठीक है, जो वर्षों से असफल हो रहा है, उन्होंने भी सफलता हासिल की है मित्रों, ये इसका मतलब है। अब मित्रों देखते हैं कवि दुर्सा आडा, कवि दुर्सा आढ़ा, कवि दुर्सा आडा ये अकबर जी के दरबारी कवि थे। क्या थे भी, अकबर के दरबारी कवि। इनका जन्म 1535 दूधला गांव में जोधपुर में हुआ मित्रों। क्या हुआ, जोधपुर में। ठीक है, आढ़ा, इनके पिता का नाम मेहा आडा था। ठीक है, ये डिंगल के प्रसिद्ध कवि हैं, डिंगल के क्या प्रसिद्ध कवि हैं। और इन्हों अकबर ने इनको क्या दिया था, लाख पसाव दिया था। क्या दिया था भी, लाख पसाव, ये एक इनाम होता है। ये कवि थे, ये कविताएं बोलते थे, और जब प्रसिद्ध हो जाते, यानी उनको पसंद आ जाता था राजाओं को, तो इनाम देते थे राजा, तो वो लाख पसाव इनाम है। कवि दुर्सा आडा भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। ये चीज ध्यान में रखनी है, राष्ट्रवादी। एक एक स्लाइड में मैंने बोल दिया था राष्ट्र कवि नहीं, राष्ट्रवादी।
कवि दुर्सा आडा भारत, अगर भारत है तो इसके अंदर राजस्थान तो आ ही गया। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है मित्रों, प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे, यानी राष्ट्र से, राष्ट्र को प्रेरित करने वाले, राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करने वाले ही रचनाएं लिखते थे। महाराणा प्रताप के बारे में लिखा इन्होंने, उदय सिंह के बारे में लिखा इन्होंने, तो मतलब अपने राष्ट्र के राजाओं की इन्होंने क्या लिखी, रचनाएं लिखी इनसे संबंधित। देखते हैं आगे कौन कौन सी। देखो, एक इनके अचलेश्वर मंदिर के अंदर, जो कि आबू में सिरोही के अंदर है, पीतल की मूर्ति लगी हुई है। ये बहुत एक बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है कि मंदिर के अंदर, देवालय में मनुष्य की प्रतिमा होना, वो भी पीतल की, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है पीतल की प्रतिमा। ठीक है, इनकी रचनाएं किरतार बावणी, ये महाराणा प्रताप पर लिखी इन्होंने, किरतार बावणी। चाणक्य ने माता जीरो छंद, चाणक्य ने माता जीरो छंद। कुमार अज्जा जी नी भूचर मोरणी गजगत, कुमार अज्जा जी नी भूचर मोरणी गजगत, ये बहुत प्रश्न आता है किसकी रचना, कवि दुर्सा आडा की। मान सिंह जीरा झूलना, मान सिंह जीरा झूलना। विरुद्ध छिहत्तरी, विरुद्ध छिहत्तरी, ये याद में रखना है, विरुद्ध छिहत्तरी। एक राव अमर सिंह गज सिंह गोत्रा झूलना, राव अमर सिंह गज सिंह गोत्रा झूलना। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है मित्रों, कवि दुर्सा आडा की है। किसकी है मित्रों, कवि दुर्सा आडा की है। तो अभी अपने ये रचनाएं देखी, ये इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी। अपने राइटर देखे ये, आज हमने देखा कन्हैयालाल सेठिया जी और कोमल कोठारी, कवि दुर्सा आडा, नारायण सिंह के बारे में। आगे अपने और राइटर देखते हैं इनके साथ साथ, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था फैक्ट, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 83 के अंदर कोमल कोठारी को मिला पद्मश्री, 84 में पद्म भूषण, और जबकि कन्हैयालाल सेठिया को क्या मिला, पद्मश्री प्लस पद्म विभूषण मिला, ये ध्यान में रखना है, पद्मश्री प्लस पद्म विभूषण, ये ध्यान में रखना है, इतना अंतर है। ठीक है मित्रों, शब्द के लिए सूर्यमल मिश्र पुरस्कार मिला, निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। मित्र आगे की क्लास में हम देखेंगे राइटर, और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं आगे के राइटर। ये तो हो चुके अपने का है, विश्वेश्वर नाथ हो चुका है अपना। ठीक है, विश्वेश्वर नाथ हो चुका अपने। आगे इसको कंटिन्यू करना है, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद कंटिन्यू करना है मित्र। आगे के जो राइटर अपने मुंशी देवी प्रसाद हैं, क्या है मित्रों, मुंशी देवी प्रसाद। 18 जनवरी 1848 को, क्या 1848 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनका स्थान रखना है याद, जयपुर। ठीक है, चीज ध्यान में क्या रखनी है, एक तो फारसी और एक उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। क्या थे भी ये, फारसी और उर्दू के अच्छे ज्ञाता। इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ के कानून और कानून विषयक ग्रंथ लिखे। क्या लिखे भी, कानून, मारवाड़ का कानून लिखा इन्होंने सबसे पहले। ठीक है, अगर ये पूछे भी मारवाड़ का सबसे पहले संविधान किसने लिखा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने ही लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसलिए इनको कानून की माता कहते हैं। ठीक है, यानी कानून की माता मतलब माता होती है जननी। ठीक है, कानून की जननी इनको कहते हैं। ये इनको कानूनी भी कहकर पुकारा जाता है। क्या कहते हैं इनको, कानूनी भी कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। एक 1923 के अंदर क्या हुआ, इनका निधन हुआ। इनकी रचनाएं देखते हैं, मारवाड़ से संबंधित ज्यादा रचनाएं इनकी। देखो, मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का
भूगोल। मारवाड़ का भूगोल अगर पूछे तो किसकी रचना है? मारवाड़ का भूगोल अगर पूछे तो रचना है मित्रों मुंशी देवी प्रसाद। अगर पूछे बाता में भूगोल तो ये याद रखना है मित्रों अलग से, बाता में भूगोल पूछा जाता है, बाता में भूगोल। तो ये याद रखना है हरीश बदानी। बाता में भूगोल किसकी रचना है मित्रों? हरीश बदानी, इंपॉर्टेंट है। बाता में भूगोल हरीश बदानी, ठीक है। मारवाड़ का भूगोल मुंशी देवी प्रसाद, बाता में भूगोल हरीश बदानी। मारवाड़ का भूगोल मुंशी देवी प्रसाद, बाता में भूगोल हरीश बदानी। ये चीज ध्यान रखना है। मारवाड़ के राव मालदेव थे, तो मालदेव का जीवन चरित्र लिखा। जयपुर से ये है तो एक आधा राजा जयपुर का तो लेना इनका बनता है भारमल। राजा भारमल की किसने लिखी रचना? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा राजा भारमल। प्रतिहार वंश प्रकाश, प्रतिहार वंश प्रकाश, यानी प्रतिहार वंश का पूरी डिटेल किसने लिखी? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी से वंश, मुंशी से वंश याद रखना है, थोड़ा सा शब्द मिलता जुलता है। तो प्रतिहार वंश प्रकाश। आगे इन्होंने क्या किया कि जो बाबरनामा, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा और शेरशाहनामा, अकबरनामा, ये जितने भी ग्रंथ थे ना, इनको हिंदी और उर्दू, आधे पेज पर इन्होंने क्या लिखा? हिंदी, जैसे ये पेज है, आधे पेज पर इन्होंने उर्दू लिखी ये ग्रंथ, और आधे पे इन्होंने हिंदी में लिखा। आधे पेज पर इन्होंने क्या लिख दिया? हिंदी पर। ये जितने भी ग्रंथ थे इतने इन्होंने क्या किए? हिंदी उर्दू दोनों लैंग्वेज में इन्होंने लिख कर क्या किए? प्रकाशित करवाए मुंशी देवी प्रसाद ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शेरशाहनामा, शाहजहांनामा, ठीक है। ये जितने भी ग्रंथ थे इनको हिंदी प्लस उर्दू दोनों में लिख कर, आधे पेज पर हिंदी आधे पेज पर इंग्लिश लिख कर उन्होंने क्या करवाया? प्रकाशित करवाया, छपवाए, ठीक है। इन्होंने ये याद रखना है। राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को कहा राजपुताने का अबुल फजल, ठीक है। राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है नैणसी को? तो मुंशी देवी प्रसाद ने ही कहा है। और बीकानेर के राय सिंह को भी राजपुताने का करण कहा है, किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। एक याद रखना है, अबुल फजल कहाँ से थे? नागौर से थे। ये भी अकबर के दरबारी कवि थे, अबुल फजल। अबुल फजल नागौर से थे। ये कहाँ से थे मित्रों? नागौर। अकबरनामा लिखा इन्होंने। क्या लिखा? अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। नागौर से इनका संबंध था मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। अबुल फजल नागौर से थे। अकबरनामा इन्होंने लिखा। बाता में भूगोल हरीश बदानी। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मारवाड़ का भूगोल शब्द आया इसलिए, ठीक है। मारवाड़ का सबसे पहले कानून किसने लिखा? मुंशी देवी प्रसाद। इनका जन्म 1848 में जयपुर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में। तो जयपुर के अंदर रह चुके हो तो एक राजा कम से कम लेंगे, राजा भारमल। कौन? राजा भारमल। और मुंशी वंश, मुंशी वंश तो प्रतिहार वंश प्रकाश, ठीक है। और मारवाड़ का राजा मालदेव का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा। ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किस पुस्तक में कहा है? तो करमचंद वंशोत कीर्तन जय सोम की पुस्तक में कहा है। किसमें कहा है? जय सोम की करमचंद वंशोत कीर्तन काव्यम में कहा गया है इसको, राजपुताने का कर्ण। हरविलास शारदा, अब देखते हैं हरविलास शारदा। इनका संबंध अजमेर से रहा है। इनका संबंध क्या रहा है? ये अजमेर से। एक और ये हिस्टोरियन प्लस मतलब इतिहासकार प्लस में ये समाज सेवी भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं अभी? प्रसिद्ध समाज सेवी, ये याद रखना है, ठीक है। प्रसिद्ध समाज सेवी, क्योंकि ये आर्य समाज के कांटेक्ट में आ चुके थे। सॉरी सॉरी, दयानंद सरस्वती के कांटेक्ट में प्रसिद्ध समाज सेवी थे, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने
परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर उदयपुर के अंदर, इन्हीं के सहयोग से किया था, हरविलास शारदा के सहयोग से। ठीक है जी। इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इनकी पुस्तक जो प्रसिद्ध है, हिंदू सुपीरियोरिटी, हिंदू सुपीरियोरिटी, हिंदू सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी ऐसे है ये शब्द, हिंदू सुपीरियोरिटी, यानी यानी भारतीय जो संस्कृति है वो सबसे ऊपर है, ये इसका मतलब है हिंदू सुपीरियोरिटी, ये है मतलब सुपीरियोरिटी। 1906 के अंदर ये लिखी। एक देखो, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल, ठीक है। अजमेर का डिटेल से इन्होंने क्या किया? इतिहास लिखा। ये याद रखना, हर विलास शारदा अजमेर, अजमेर का इतिहास इन्होंने लिखा। फिर देखो बड़े बड़े राजा इन्होंने उठाए, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा, हमीर रणथंभौर का, क्योंकि हमीर देव चौहान शासक थे और अजमेर के चौहान शासक की शाखा थी हमीर देव चौहान। ठीक है, तो हमीर देव चौहान। एक स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ हरविलास शारदा, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ हरविलास शारदा किसकी रचना है? तो ये हरविलास शारदा की है। वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, ये बताना है। अगर ये दयानंद सरस्वती के बारे में अपने कुछ भी प्रश्न आ जाए ना, तो आंख बंद करके हरविलास शारदा लगा देना है। सबसे ज्यादा महर्षि दयानंद सरस्वती का कार्य यहाँ पर संभाला तो किसने संभाला? हरविलास शारदा ने ही संभाला है मित्रों। ठीक है, एक इन्होंने शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती और विरजानंद, इनकी तुलनात्मक इनका अध्ययन किया, समानता इनकी और तुलनात्मक, इन्होंने क्या किया? इनका अध्ययन करके एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। परोपकारिणी सभा, ये इसका कंप्लीट नाम था, ये वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा। तो परोपकारिणी सभा, ये मैं बता देता हूं, परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा उदयपुर में स्थापना, ठीक है, 1883 के अंदर, ये चीज ध्यान में रखनी है। परोपकारिणी सभा का मतलब इन्होंने परोपकार किया, यानी दूसरों पर उपकार करने का कार्य किया। मतलब जैसे हमारे कुछ वंचित वर्ग होता है, उनके ऊपर उठने के लिए इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। ठीक है, ये समाज सुधारक ही थे। एक इन्होंने आर्य मार्तंड और परोपकारिणी पत्रिका क्या किया? प्रकाशित करवाई। ठीक है भाई, 20 जून 1955 अजमेर में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है मित्रों, और ये चीज ध्यान में रखनी थी इनके लिए। झाबरमल शर्मा देखते हैं, पंडित झाबरमल शर्मा, ये आबरमल नहीं है, ये झाबरमल शर्मा है। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म हुआ है जसरापुर खेतड़ी झुंझुनू के अंदर 1888 के अंदर। देखो सन याद न भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि सन पूछा जाता है, लेकिन स्थान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जसरापुर खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। देखो अब ये खेतड़ी से रहे तो एक तो खेतड़ी और झुंझुनू का इतिहास लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ के राजा का इतिहास लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इनका उपनाम है पत्रकारिता के भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह क्यों कहेंगे? इन्होंने पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं जारी करवाई, कलकत्ता से, दिल्ली से, यहाँ से। तो ठीक है, इन्होंने अलग अलग स्थान से अलग अलग पत्रिकाएं इन्होंने क्या की? जारी, मतलब संपादन किया बहुत सारे स्थानों से। और ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं, ये याद रखना है। एक इतिहास अनुसंधान गृह की भी इन्होंने क्या की? स्थापना की है, वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर की है, ये चीज ध्यान में रखना है। एक दुर्गादास मिश्र ने हिंदी पत्रिका, पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी इनको, ये चीज ध्यान में रखना है।
1905 के अंदर ये दुर्गादास मिश्र से शिक्षा लेके आए ताजी ताजी, और 1905 में ज्ञानोदय पत्रिका कलकत्ता से क्या कर दी इन्होंने, प्रकाशित कर दी। 1905 से ही क्या किया इन्होंने, प्रकाशित कर दिया। क्या क्या प्रकाशित कर दिया 1905 से, ज्ञानोदय। ये याद। एक इनकी रचना मारवाड़ी बंधु मित्रों, ये भी कलकत्ता से, मारवाड़ी बंधु। मारवाड़ी बंधु, मारवाड़ी बंधु की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, कलकत्ता, ये चीज है। भारत, ये साप्ताहिक पत्रिका थी 1909 बंबई से, और कलकत्ता समाचार 1914, और हिंदू समाचार 1925। तो ये 5 अखबार ये मोस्ट है, ये पांचों पांचों याद रखने अपनों ने, 500 के 500। मारवाड़ी बंधु, भारत साप्ताहिक, कलकत्ता, ज्ञानोदय, हिंदू समाचार, ये सारे के सारे याद रखना है। जो कि इनका जन्म खेतड़ी में हुआ, तो खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, सीकर का इतिहास, ठीक है। खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, क्योंकि खेतड़ी नरेश के पास विवेकानंद भी आए थे, स्वामी विवेकानंद आए थे, ये चीज ध्यान रखनी। उनकी मीटिंग की चर्चा इन्होंने की है, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। हिंदी गीता रहस्य सार, ये इंपॉर्टेंट है। एक तिलक गाथा, तिलक गाथा। भारतीय गोधन, भारतीय गोधन, भारतीय गोधन जो है वो किसकी रचना है मित्रों, भारतीय गोधन किसकी रचना है मित्रों, पंडित झाबरमल शर्मा की। श्री अरविंद, ये इंपॉर्टेंट है, श्री अरविंद चरित्र, श्री अरविंद चरित्र किसकी रचना है मित्रों, ये पंडित झाबरमल शर्मा। शेखावाटी का इतिहास, ये भी किसकी रचना है जी, पंडित झाबरमल शर्मा। इतिहास अनुसंधान गृह जसरापुर खेतड़ी केंद्र इन्होंने स्थापना की है। देखो रचनाएं, अगर इनका जन्म स्थान आपको याद रह गया तो सारी की सारी रचनाएं इनको याद हो जाएंगी आपको। क्या कि पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म खेतड़ी में हुआ है 1888, जसरापुर गांव में, जसरापुर खेतड़ी झुंझुनू, इतना याद रहेगा तो सारा याद रहेगा। शेखावाटी का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, सीकर का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, ये सारी की सारी रचनाएं याद हो गई। याद क्या रखना है, श्री अरविंद चरित्र, श्री अरविंद चरित्र। शेखावाटी का इतिहास तो हो गया याद। हिंदी गीता रहस्य सार, हिंदी गीता रहस्य सार, और तिलक गाथा, तिलक गाथा, ये रचनाएं थी मित्रों इनकी, याद रखने लायक थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना इनको। एक रामकरण अशोक, इनका संबंध भी जोधपुर से रहा है। रामकरण अशोक का संबंध भी क्या रहा है, जोधपुर से। 1857, देखो 7 अगस्त 1857 क्रांति में ये पैदा हुए, ठीक है, ये याद रखना। बडलू गांव जोधपुर, बडलू गांव जोधपुर, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रवक्ता थे अपने, ठीक है, राजस्थानी डिंगल भाषा के, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। अब देखो इनका संबंध मारवाड़ से रहा है, रामकरण अशोका का जो संबंध किससे रहा है, मारवाड़ का। तो मारवाड़ का इतिहास किसकी रचना हुई, मारवाड़ का मूल इतिहास पूछे तो रामकरण अशोक, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास पूछे तो रामकरण अशोक का। अगर पूछे मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का भूगोल मित्रों, ये हम पीछे करवा चुके हैं मारवाड़ का भूगोल आपको। और पाता में भूगोल हरीश बधानी आपको बता चुके हैं। देखो एक डिंगल शब्दकोश, डिंगल शब्दकोश, ये याद रखना है। डिंगल शब्दकोश किसकी रचना है, रामकरण अशोक की। गीता का मारवाड़ी भाषा में टीका, गीता का मारवाड़ी भाषा में टीका है रामकरण अशोक का, ठीक है। तो देखो मारवाड़ से संबंध इनका, अगर जन्म स्थान याद रह गया तो सारी की सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। क्या, मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, और गीता का मारवाड़ी भाषा में टीका, गीता का मारवाड़ी भाषा में टीका, ये। और डिंगल शब्दकोश, ये इनकी रचना है रामकरण अशोक की रचनाएं है। किसकी रचनाएं है, रामकरण अशोक की। आगे चंडीदान, चंडीदान, ये चंडीदान बूंदी के दरबारी कवि थे। इन्होंने लिखा सार सागर और बल विग्रह, क्या लिखा, बल विग्रह, बल विग्रह इन्होंने लिखा, लेकिन बलवंत विलास सूर्यमल मिश्र ने लिखा।
ठीक है। इन्होंने लिखा सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर, क्या लिखा है? वंश भास्कर। सूर्यमल मिशन ने क्या लिखा है? वंश भास्कर। और चंडीदान ने लिखा है वंशाभरण। क्या लिखा? वंशाभरण लिखा। इन्होंने वंशाभरण चंडीदान ने, सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर, और एक लिखा है वंश समुच्चय। मुरारीदान ने, मुरारीदान ने क्या लिखा है? वंश समुच्चय। ये देखो तीनों तीनों शब्द याद रखने हैं। बल से बल विग्रह चंडीदान, जबकि बलवंत विलास सूर्यमल मिशन। वंशाभरण चंडीदान, जबकि वंश भास्कर सूर्यमल मिशन, और वंश समुच्चय मुरारीदान। एक शब्द याद रखना है, तीज तरंग। क्या याद रखना है? तीज तरंग। तीज तरंग किसकी रचना है? चंडीदान की। लेकिन नेह तरंग शब्द आ जाए, किसकी रचना है? नेह तरंग। तो नेह तरंग राव बुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह। बूंदी के हाड़ा शासक थे राव बुद्ध सिंह की रचना है नेह तरंग। इंपॉर्टेंट है मित्रों, राव बुद्ध सिंह की नेह तरंग। अगर आ जाए तीज तरंग तो चंडीदान, नेह तरंग तो राव बुद्ध सिंह। एक इनकी रचना है विरुद्ध प्रकाश, विरुद्ध प्रकाश। देखो चंडीदान का क्या है? सार सागर बल विग्रह वंशाभरण तीज तरंग और विरुद्ध प्रकाश। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आ गया राव राजा बुद्ध सिंह, आगे आए गए। बूंदी नरेश थे राव राजा बुद्ध सिंह। इनकी रचना क्या है? नेह तरंग। इनकी रचना क्या है जी? नेह तरंग। गुलाब जी बूंदी के दरबारी कवि थे। गुलाब जी क्या है भी? बूंदी के दरबारी कवि गुलाब जी। कई बार राव गुलाब जी भी नाम आता है। कई बार इनका नाम क्या आता है? राव गुलाब जी। ये भी याद रखना है भी, राव गुलाब जी भी कौन है? यही गुलाब जी। ठीक है, कई बार ये नाम लिखा जाता है। तो बूंदी के दरबारी कवि थे। रुद्राष्टक, रामाष्टक, बालाष्टक, गंगाष्टक। देखो अष्टक 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 रचनाएं सारी गुलाब जी की। रुद्राष्टक, रामाष्टक, बालाष्टक, गंगाष्टक। रुद्राष्टक, रामाष्टक, बालाष्टक, गंगाष्टक किसकी रचना? गुलाब जी की। इसके भी गुलाब जी की। एक पावस 25, पावस 25 और प्रण 25। पावस 25 और प्रण 25 किसकी रचना है? गुलाब जी की। और रस 25 भी किसकी रचना है? गुलाब जी की। समस्या 25 भी किसकी रचना है? गुलाब जी की। देखो एक तो अष्टक, अष्टक रचनाएं किसकी हुई? गुलाब जी की। 25 रचनाएं किसकी हुई? गुलाब जी की। कैसे? रुद्राष्टक, रामाष्टक, बालाष्टक और गंगाष्टक, ये रचनाएं गुलाब जी की। प्रण 25, पावस 25, रस 25, समस्या 25, ये किसकी रचनाएं हैं? गुलाब जी की। और देखो एक मोस्ट ज्ञान रूप स्तविका, ये पद कृष्ण चरित्र। ये बड़ा सारा नाम याद रखना, ये मंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये रचना का नाम है। ज्ञान रूप स्वतिका पद कृष्ण चरित्र, ये याद रखना। एक इनकी रचना थी नीति मंजरी। एक इनकी रचना क्या है? नीति मंजरी। नीति सिंधु और नीति चंद्र, ये तीनों तीनों मिलते शब्द। नीति मंजरी, नीति सिंधु, नीति चंद्र, ये सारी सारी रचनाएं क्या है? किसकी हैं? ये गुलाब जी की हैं। यहाँ पर मंजरी शब्द आया है तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं। नीति मंजरी अगर पूछे तो किसकी रचना है? नीति मंजरी गुलाब जी की। ठीक है। अगर आ जाए वास्तु मंजरी, अगर शब्द आ जाए वास्तु मंजरी तो किसकी रचना है मित्रों? ये है नाथा की। मंडन के भाई नाथा कुंभा का दरबारी। ठीक है, वास्तु मंजरी। अगर आ जाए ज्ञान मंजरी, ज्ञान मंजरी आ जाए तो जी ये रचना है विजना की। किसकी रचना है जी? विजना की। अगर आ जाए ध्यान मंजरी, अगर आ जाए ध्यान मंजरी तो ये रचना है अग्रदास जी की। अग्रदास, संत अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य संत अग्रदास जी की। अगर आ जाए ध्यान मंजरी। अगर आ जाए तेज मंजरी तो तेज मंजरी महाराजा मान सिंह जोधपुर के तेज मंजरी। तेज मंजरी क्या है भी? महाराजा मान सिंह, ये सन्यासी राजा मान सिंह वही। अगर आ जाए तेज मंजरी तो मान सिंह की है, ये चीज ध्यान में रखना है। तेज मंजरी किसकी है भी? महाराजा मान सिंह की। अगर आ जाए रूप मंजरी,
रूप मंजरी किसकी रचना है मित्रों? तो जान कवि की है। क्या है भी? श्रृंगार मंजरी किसकी है? जान कवि की है। श्रृंगार मंजरी किसकी है? जान कवि की है। रूप मंजरी किसकी है? ये भी जान कवि की है। तो ये मंजरी 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 जितनी भी रचनाएं हैं ये आपके सामने मित्रों ये काम आने वाली है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। इतना सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा। ध्यान मंजरी अगरदास जी की है, ये इंपॉर्टेंट है। वास्तु मंजरी इंपॉर्टेंट है ना था, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे है महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह को सन्यासी राजा भी कहते हैं। देखो इनका संप्रदाय था माननाथी संप्रदाय। क्या था भाई? इन्होंने संप्रदाय चलाया था माननाथी संप्रदाय, यानी नाथ संप्रदाय से थे ये। इनके गुरु कौन थे? जलंधर नाथ जी। ठीक है भाई। महाराजा मान सिंह माननाथी संप्रदाय चलाया इन्होंने। इनके गुरु थे जलंधर नाथ जी। तो जलंधर जी पर जितनी भी रचनाएं आ जाए आंख बंद करके इन पर लगा देना है आंख, ठीक है, इन पर टिक लगा देना है महाराजा मान सिंह। तो नाथ चरित्र, नाथ है तो नाथ चरित्र लिखेंगे, और नाथ है तो नाथ पुराण भी लिखेंगे। और जलंधर नाथ, जलंधर चरित्र, ये किसकी रचना है मित्रों? महाराजा मान सिंह की है। एक चीज ध्यान में रखना है, भागवत की मारवाड़ी भाषा में टीका, भागवत का, गीता नहीं है, ये याद रखना। भागवत की मारवाड़ी भाषा में टीका किसने लिखा? महाराजा मान सिंह ने। और तेज मंजरी मित्रों अभी चर्चा की किसकी है? मान सिंह की रचना है। किसकी रचना है? मान सिंह की रचना है। ये जोधपुर के शासक थे। तो ये मित्रों आज हमने ये कंप्लीट रचनाएं की, और कंप्लीट जो रचनाएं की हमने, और ये मुख्य मुख्य रचनाकार थे। 4 से 5 क्लासेज हो चुकी हैं साहित्यकारों से संबंधित। इन क्लासेस के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है, वो आप अपने कमेंट में डालकर हमें ज़रूर बताइए। और आगे की क्लासेज हम महिला साहित्यकारों से संबंधित लेके आएंगे, और एक क्लासेज और लेके आएंगे राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति से संबंधित संस्थान जो हैं उन पर आधारित जो लेके आएंगे, उनके द्वारा जो जारी की गई पत्रिकाएं हैं, उनके द्वारा जो दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, वो भी हम एक साथ ही लेके आएंगे वो क्लास भी। और आप मित्रों इस क्लास से, इस सेशन से आप जुड़े रहिए लगातार। कल्चर का आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाई जाएगी। कल्चर का एक एक पार्ट जो है आपके कल्चर एक एक अंग में, रोम रोम के अंदर बस जाएगा मित्रों। ये क्लासेज आप लगाते रहें, ये क्लास आप लगाइए और इसके नोट्स आप पढ़ लीजिए। क्लास लगाते ही जस्ट इसके नोट्स पढ़ लीजिए, आपको मित्रों याद हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना है कि क्लास कंप्लीट लगाकर फिर इसके नोट्स पढ़िए। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको सारे के सारे अवेलेबल हैं पीडीएफ के रूप में, आपको सारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं मित्रों। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और सहयोगियों को, आप अपने सहयोगी मित्रों को भी दीजिए, ताकि इनको क्या और भी फ़ायदा हो सके, सभी को फ़ायदा हो सके, आपके मित्रों को, ताकि आगे आने वाली कंपटीशन की जो क्लासेज उनमें सबको फ़ायदा मिले। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।